हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आइए, आज है क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जो कि है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उससे पहले इंट्रोडक्शन देखा था। और एक बार आपको फिर से बता देना चाहूँगा, यह चैनल है सिर्फ सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तारों वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हमें उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, और पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों के कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हों। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांसपेशियों को काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब जैसे देखिए, ये दो डायग्राम दिए हैं। पहला ये है जो कि मिट्टी खोदने या पेड़ की जड़ों को खोदने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, और ये दूसरा एक जानवरों की खाल में छेद करने के लिए, जिससे वो अपने कपड़े बना सकें। अब आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 देखें। ये है मानचित्र 2। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको फिर से पढ़ते हैं। रुकिए, उसको पहले थोड़ा मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान पर पूरा स्थल है।
जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिला है। जैसे ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है, और त्रिकोण ये यहाँ पे कुरनूल गुफाएं हैं, हुस्गी है, और आगे इसके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। और इसमें ये देखिए यहाँ लिखा है कि पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब ये कुछ इधर दिया है भीमबेटका गुफा के बारे में, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, और आंसर राइटिंग लिखने में आपको मदद मिलेगा। और ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग लिखने में आपको हेल्प कर सकता है। या तो इसको मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र या चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल, अब देखिए इसमें पुरास्थल किसको कहते हैं, ये इसको भी पढ़ लेते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थल के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताया जाएगा। आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं ढूंढो। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये हमारे काम की चीज़ में। नाम और तिथियाँ ये आप पढ़ लीजिएगा इससे। और ये आगे बढ़ गया, 1 मिनट रुकिए। ये क्या हो रहा है, रुकिए मैं, हाँ ये यहाँ तक आप लोग ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें कुछ रहेगा ये सब, जैसे सन दिया है, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। भाई आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु, लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। और ये याद करिए, लगभग 1200 साल पहले। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछता भी है कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में।
धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। और ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बसने की प्रक्रिया, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी कुछ ज़्यादा काम तो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। ये आगे भी है, ये 2 पेज में दिया है। ये पूरा यहाँ तक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसको छोटा करके इसको रोक देता हूँ। ये इसको थोड़ा नीचे भी करके मैं रोक देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो ये आप लोग के दिमाग में बैठा रहेगा। कोई बहुत खास चीज़ नहीं है। भाई आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। अब ये कुछ क्वेश्चन दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? इनका जवाब का कारण बताओ। ये उतना ज़रूरी नहीं है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। फिर कुछ क्वेश्चन दिया है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? ये भी कोई हम लोग के टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इसको आप देख लीजिएगा एक बार। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें ये सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरज़होम, वर्तमान कश्मीर में। बुरज़होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहते थे, जिसे आज बेसमेंट हम कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ये रहने दीजिए।
बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। अब ये आप लोग याद रखिएगा। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ये क्वेश्चन है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने औजारों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षक मानचित्र 2 पृष्ठ 13। एक बार फिर से आगे इसको आप देखिएगा। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ भी हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, ये आदमी है, ये दोनों साइड बकरी है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। यह अन्यत्र ये कुछ फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी है। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये पूरा एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक है, मैं इसको रोक देता हूँ। ये आप यहाँ से ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा। और एक ये है, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। ये इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और ये इसमें कुछ साइड में ये नोट्स दिए रहते हैं। ये भी आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये जैसे कुछ डायग्राम से रिलेटेड ही रहेगा। और ये इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? इस पे आप लोग आंसर राइटिंग लिखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगा। और कम से कम आप 250 वर्ड इस पे लिखिएगा। और ये देखिए, और इस पे यहाँ और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पे आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर हमारे वीडियो में आपको समझ आया और वीडियो हमारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना